हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका सिंडिकेट आईएएस में। आप सब अध्ययन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने को लेकर। आज के अध्ययन का जो मुख्य विषय है वह भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को लेकर। वर्तमान में भारत में निर्वाचन का दौर चल रहा है और वैसे भी भारत लोकतांत्रिक देश है। पूरे वर्ष या तो लोकसभा के चुनाव आयोजित हो रहे होते हैं, हर एक 5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, कभी कभार उपचुनाव की आवश्यकता पड़ती है, या फिर विधानसभाओं के चुनाव हो रहे होते हैं, या फिर स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायती व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोजित हो रहे होते हैं, नगर निकाय की प्रणाली को लेकर चुनाव आयोजित हो रहे होते हैं। कहने का आशय कि निर्वाचन का आयोजन भारत में समय समय पर होता रहता है। निर्वाचन को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर सामने आता है कि निर्वाचन की पद्धति कैसी है। भारत में जिस निर्वाचन की पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जानते हैं। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, इस सिद्धांत का प्रयोग किन रूपों में होता है। कहने का आशय कि भारत में निर्वाचन से संबंधित जिन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए भारत के नागरिकों को निर्वाचन संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसके पीछे का दर्शन क्या है, उसके पीछे की मान्यता क्या रही है। इन्हीं तमाम प्रश्नों पर हम सब विचार करेंगे। सबसे पहले समझने का प्रयास हमारा होगा कि ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है किसे कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसका विकास कैसे हुआ है और वर्तमान में इसका स्वरूप क्या है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। दरअसल में सार्वभौम वयस्क मताधिकार से हमारा आशय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को लेकर है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दरअसल में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये 2 शब्दावलियाँ हैं जिनका अर्थ हमें अलग अलग समझना होगा और इसी आधार पर हम आज सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे। हालांकि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर हमारा अध्ययन आगे होगा। मैं संपूर्णता के साथ इस बात का विश्लेषण करूंगा और दोनों ही सिद्धांतों के बीच व्याप्त अंतर को भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन थोड़े में समझिएगा कि वोट देने का जब सभी लोगों को अधिकार एक समान रूप से उपलब्ध होता है उसे हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के रूप में जानते हैं और निर्वाचन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का, प्रत्याशी बनने का जब अधिकार लोगों को प्राप्त होता है तो हम उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में जानते हैं। आगे इस पर हम व्यापक चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि ये जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है किसे कहते हैं और इस आधार पर देखें तो किसी देश में सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार सार्वभौम वयस्क मताधिकार के रूप में जाना जाता है। यानी नागरिकों को प्राप्त एक ऐसा अधिकार जिसका प्रयोग करते हुए वह अपने जनप्रतिनिधि को बिना किसी भेदभाव के निर्वाचित कर सकता है। अब अगर इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाए तो इसका सीधा सा आशय है कि एक निश्चित आयु वाले लोग
चूंकि वयस्क मताधिकार की बात मैं कर रहा हूं, वयस्कता की एक निश्चित आयु अगर व्यक्ति ने पार कर लिया है, व्यक्ति वयस्क बन चुका है, तभी उसे ऐसा मत देने का अधिकार उपलब्ध होना वयस्क मताधिकार कहलाता है। और सार्वभौम सभी को ऐसा अधिकार बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति भेद के, बिना धर्म भेद के, बिना संप्रदाय भेद के, बिना क्षेत्र भेद के, बिना वंश भेद के, बिना धर्म भेद के, अगर व्यक्ति को, नागरिक को, व्यक्ति का मतलब हमारा नागरिक से है, चूंकि गैर नागरिकों को मत देने का अधिकार शायद किसी देश में संभव नहीं है, तो नागरिकों को ही मत देने का अधिकार उपलब्ध होता है। परंतु जो वयस्क नागरिक हैं उन्हें बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी संप्रदाय के अगर मत देने का एक समान अधिकार उपलब्ध किया जा रहा है, तो इसे हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार के रूप में जानते हैं। इसका अभिप्राय है कि हर नागरिक को, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो, उनकी जाति कुछ भी क्यों न हो, उनका धर्म या उनका लिंग कुछ भी क्यों न हो, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का एक समान अधिकार उनके पास उपलब्ध होता है, यदि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का पालन किया जा रहा हो। सार्वभौमिक मताधिकार की जो अवधारणा है, लोकतंत्र के विचार में ही निहित है। लोकतंत्र जहां पर लोगों का शासन स्थापित होता है, लोगों का शासन लोगों के द्वारा संचालित होता है, इसलिए लोग, क्योंकि सभी लोग तो शासन के साथ जुड़ नहीं सकते, सभी लोग शासन को संचालित नहीं कर सकते, तो लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर शासन करने का अपना अधिकार प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं। और प्रतिनिधियों को चुनना इस प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिस सिद्धांत का पालन किया जाता है, उसे ही हम मताधिकार के रूप में जानते हैं। तो नागरिक क्या करते हैं कि शासन करने का अपना अधिकार निर्वाचन के माध्यम से अपने पसंद के प्रतिनिधि को मत देकर सौंप देते हैं। तो इसलिए मतदान की प्रक्रिया का आयोजन लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसमें निर्वाचन एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। तो निर्वाचन, लोकतंत्र में निर्वाचन का होना अत्यंत आवश्यक होता है। और निर्वाचन की जो पद्धति लोकतंत्र में स्थापित होती है, वह आमतौर पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में ही जाना जाता है। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का पालन किया जाता है। चूंकि भारत भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ पर भी जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का पालन किया जाता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि किसी राज्य के मामले में प्रत्येक नागरिक की समान भूमिका होनी चाहिए। जो भी नागरिक हैं, राज्य के सापेक्ष उनकी भूमिका एक समान होनी चाहिए। और उनकी भूमिका एक समान केवल तभी हो सकती है जब सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। उसके अभाव में नागरिकों की भूमिका राज्य के प्रति एक समान नहीं हो सकती। असमान भूमिका का निर्वहन वहां से प्रारंभ हो जाता है, जिससे कई प्रकार की शासन के स्तर पर विसंगतियां होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब यहां पर हम समझेंगे, जो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उनके बीच क्या अंतर है। जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा था, दोनों का हिंदी रूप अगर देखेंगे तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के रूप में हम जानते हैं। चाहे आप यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज की बात करें या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें, दोनों का हिंदी अर्थ जो है एक समान रूप से सार्वभौम वयस्क मताधिकार के रूप में उपलब्ध होता है। परंतु
इन दोनों ही टर्म्स में व्यापक अंतर है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आशय होता है सभी नागरिकों को निर्वाचन की प्रक्रिया में सम्मिलित होकर चुनाव लड़ने का एक समान अधिकार प्राप्त होना। इसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में जानते हैं। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि देश के सभी नागरिकों को, सभी वयस्क नागरिकों को एक समान रूप से मत देने का अधिकार प्रदान करना। तो अगर आप सफरेज शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका आशय मत देने से होता है। अगर फ्रेंचाइज शब्द का आप प्रयोग करते हैं तो इसका आशय निर्वाचन की प्रक्रिया में सम्मिलित होकर प्रत्याशी बनने से होता है। तो अगर व्यक्ति प्रत्याशी बनने के लिए एक समान अधिकार का पालन कर रहा है, सबको प्रत्याशी बनने का एक समान अधिकार प्रदान किया जा रहा है, तो इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में जानते हैं। और जब सबको एक समान वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है तो उसे हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहकर पुकारते हैं। कहने का आशय है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या लिंग कुछ भी हो, अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रयोग किया जा रहा है तो सभी नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का एक समान अधिकार उपलब्ध होता है। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसे भी लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किया गया है। लोकतंत्र का यह भी एक सिद्धांत है कि सभी लोगों को मत देने का समान अधिकार तो हो ही, इसके साथ ही सभी लोगों को प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने का अधिकार हो, एक समान अधिकार हो। तो इसलिए दोनों ही शब्दावली एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और कहीं कहीं जो है उसी के स्थान पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो कहने का आशय है कि इसकी जो मान्यता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, चूंकि लोकतंत्र का ही एक सिद्धांत है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का एक समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। तो निर्णय की प्रक्रिया में भाग कौन लेता है? जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और जनता का प्रतिनिधि कौन होता है? जिसे जनता निर्वाचित करती है। जनता निर्वाचित करती है किसे? जनता किसे निर्वाचित करती है? तो जो चुनाव में प्रत्याशी बनते हैं। अभी लोकसभा के लिए इलेक्शन का आयोजन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जनता उन्हीं प्रत्याशियों में से अपना वोट देकर जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करेंगे। तो जनता के पास वोट देने का जो समान अधिकार होता है उसे हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के रूप में जानते हैं। और जनता को ही निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने का जो अधिकार प्राप्त है, एक समान रूप से खड़ा होने का अधिकार प्राप्त होता है, हम उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में जानते हैं। तो कहने का आशय कि नागरिकों को चुनाव लड़ने की अनुमति देकर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक प्रक्रिया सभी के लिए खुली हो और उसमें प्रवेश में किसी प्रकार की कोई बाधा किसी के लिए उत्पन्न नहीं हो। तो राजनीति में आने का सबको एक समान अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए लोकतांत्रिक देशों में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों जो व्यवस्थाएं हैं, दोनों ही जो प्रमुख सिद्धांत हैं, चाहे आप यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करें या आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें, दोनों ही लोकतांत्रिक देशों में प्रचलन में लाए जाते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बीच कौन से अंतर व्याप्त हैं, उनके बीच के अंतर को थोड़ा समझने का प्रयास होना चाहिए। तो दरअसल में ये जो दो अवधारणाएं हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की अवधारणा और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की अवधारणा, इनके बीच जो अंतर व्याप्त हैं
उनमें पहला बड़ा अंतर क्या मिलता है? वोट का अधिकार बनाम चुनाव लड़ने का अधिकार। वोट का अधिकार सबको एक समान रूप से प्राप्त हो। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज में ऐसा अधिकार सबको एक समान रूप से उपलब्ध होता है। और चुनाव लड़ने का एक समान अधिकार ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चुनाव लड़ने का समान अधिकार सबको प्रदान करता है। कहने का आशय कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो अवधारणा है, सभी नागरिकों को एक समान रूप से चुनाव में प्रत्याशी बनने का अधिकार प्रदान करने की अवधारणा है। जबकि यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज की जो अवधारणा है, चुनाव में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपना वोट डालने से जुड़ी हुई अवधारणा है। दूसरा है समानता बनाम अवसर। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज समानता के सिद्धांत पर आधारित है। सबको एक समान अधिकार दिया जा रहा है वोट देने का, जबकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आशय अवसर की समानता से संबंधित है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अवसर की समता के सिद्धांत पर आधारित अवधारणा है। इसमें सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने का एक समान अवसर उपलब्ध होता है। और तीसरा जो मुख्य अंतर है, समावेशिता बनाम खुलापन को लेकर। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज है, ये समावेशिता से संबंधित है। समाज के सभी लोगों के बीच एक समान व्यवहार से संबंधित है, जबकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज खुलेपन से संबंधित है। समाज का कोई भी नागरिक स्वतंत्रतापूर्वक एक समान रूप से प्रत्याशी बनने की योग्यता रखता है। वो चुनावों में प्रत्याशी बनकर जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर खुलेपन का दर्शन हमें प्राप्त होता है। ये बेसिक डिफरेंस है जब हम यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बीच अंतर को रेखांकित करते हैं। अगर निष्कर्ष रूप में हम देखें तो ये दोनों ही अवधारणाएं लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। इन दोनों अवधारणाओं का प्रयोग लोकतंत्र में किया जाता है। लोकतंत्र और समानता का जो सिद्धांत है, इन दोनों अवधारणाओं के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि राज्य के मामलों में प्रत्येक नागरिक की बात सुनी जाएगी। राज्य के मामलों में प्रत्येक नागरिक की बात सुनी जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा ये भी समझना होगा कि वयस्क मताधिकार से संबंधित जो सिद्धांत हैं वे क्या हैं। मताधिकार से संबंधित सिद्धांत हैं, वयस्क मताधिकार से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उसे हम दो रूपों में समझ सकते हैं। और इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि वयस्क मताधिकार के दो प्रकार हो सकते हैं। एक प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और दूसरा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व संबंधी मताधिकार और दूसरा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व संबंधी मताधिकार। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व से संबंधित जो सिद्धांत है, यह वास्तव में सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत है। सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का प्रयोग होता है और इस सिद्धांत के अनुसार समाज के सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान करता है। जो भी वयस्क नागरिक हैं, वे अपनी पसंद के प्रतिनिधि को निर्वाचित करने का अधिकार रखते हैं। उनका यह अधिकार प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है और यही कारण है कि इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रचलन जो है लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। जैसे भारत में आप देखें तो भारत में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है और इसी के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का परिपालन करते हुए सभी वयस्क नागरिकों को अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालने का एक समान अधिकार प्रदान किया गया है।
और दूसरा है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। इसका सीधा सा आशय होता है कि समाज के जो प्रोफेशनल्स हैं, समाज में जो व्यावसायिकता से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर है, वकील है, टीचर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका अपना अपना अलग अलग समूह होता है। वे अपने अपने समूह के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करें, अपने अपने समूह के लिए आयोजित निर्वाचन में प्रत्याशी बने। तो इस प्रकार की योग्यता उन्हीं के पास होती है जो संबंधित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई चिकित्सक है तो चिकित्सा समूह से संबंधित अगर कोई निर्वाचन का आयोजन हो रहा है तो वहां पर वो प्रत्याशी बन सकता है। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, IMA, तो IMA का अपना एक अलग समूह है। उस समूह के लिए अगर किसी निर्वाचन का आयोजन हो रहा है तो कोई डॉक्टर जो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य है, उसके पास अधिकार है कि वह अगर किसी प्रकार का निर्वाचन का आयोजन वहाँ पर किया जाता है तो वो अपना मत वहाँ डाल सकता है, या उस निर्वाचन में स्वयं अपने को प्रत्याशी घोषित कर सकता है, प्रत्याशी बन सकता है। अब वकीलों को देखिए, उनका अपना एक संगठन होता है, अपना समूह उनका है, बार एसोसिएशन के रूप में हम जानते हैं। तो बार एसोसिएशन में भी कई पदाधिकारी होते हैं जिनका चुनाव आयोजित किया जाता है, बार का अध्यक्ष होता है, उनका सचिव होता है, वगैरह वगैरह। तो जितने वकील रजिस्टर्ड हैं, बार एसोसिएशन से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें ही वहाँ पर वोटिंग राइट्स होता है और उन्हें ही उस निर्वाचन में प्रत्याशी बनने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसे हम कार्यात्मक प्रतिनिधित्व या फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम सामान्य मताधिकार को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, कॉमन सफरेज को हम समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि जब भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की बात की जाती है तो उसके लिए एक दूसरे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सामान्य मताधिकार या कॉमन सफरेज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्या वास्तव में सामान्य वयस्क मताधिकार का सिद्धांत, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत और सामान्य मताधिकार का सिद्धांत दोनों एक है या दोनों में अंतर है? यानी कॉमन सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बीच क्या अंतर है, इस अंतर को भी हमें समझना होगा। दरअसल में मताधिकार के लिए प्रयुक्त फ्रेंचाइजिंग शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द फ्रेंचिर से लिया गया है। जिसे हम फ्रेंचाइज कह रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग जो है वो शब्द फ्रांसीसी भाषा के फ्रेंचिर से बना है और इसका अर्थ है स्वतंत्र करना, स्वतंत्र होना या स्वतंत्रता प्रदान करना। फ्रांस पहला देश है जिसने 1792 में नेशनल कन्वेंशन के लिए सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार यूनिवर्सल मेल सफरेज प्रदान किया था। 1793 में संसद के द्वारा इसे अधिनियमित कर कानून के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसी प्रकार अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड ये विश्व का पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था। यहां पर ध्यान रखना होगा, महिलाओं को न्यूजीलैंड में वोट देने का अधिकार विश्व में पहली बार प्रदान किया गया, लेकिन केवल वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था, प्रत्याशी बनने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2002 में अधिकांश महिलाओं को वोट देने और राष्ट्रमंडल संसद के लिए प्रत्याशी बनने का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो 2002 में ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को एक बड़ा अधिकार दिया गया, वोटिंग राइट्स दिया गया, और न केवल वोट देने का अधिकार दिया गया बल्कि वहाँ का जो राष्ट्रमंडल संसद है उस संसद के लिए प्रत्याशी बनने का भी अधिकार महिलाओं को प्रदान किया गया। अब हम बात करेंगे भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को लेकर। दरअसल में भारत का जो संविधान है वह सभी नागरिकों को
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनावों के आधार के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 326 में स्पष्ट किया गया है कि सरकार के जितने भी रूप हैं, चाहे वो संघ सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हैं या फिर स्थानीय स्तर की सरकारें हैं, नगर पालिकाओं की सरकारें हों, पंचायत व्यवस्था की सरकारें हों, तो सरकार के सभी स्वरूपों में वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का परिपालन संविधान के अनुच्छेद 326 के आधार पर किया जाएगा। ये प्रावधान संविधान में अंतर्निहित है और इस नर्म में वर्तमान में देखें तो 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति भेद के, बिना धर्म भेद के, बिना क्षेत्र भेद के, बिना संप्रदाय भेद के, बिना लिंग भेद के मतदान करने का एक समान अधिकार प्रदान किया गया है। 1950 में भारत ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाते हुए 21 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान किया था, लेकिन बाद में हमने इसे संशोधित किया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का परिपालन करते हुए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारत के सभी नागरिकों को निर्वाचन में अपना वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है वर्तमान में, और 18 वर्ष की यह आयु 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा संवैधानिक संशोधन के रूप में निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखाई पड़ रही होगी कि विश्व के विभिन्न देशों में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है। ये वर्ष में है। इसमें आप देख सकते हैं डेनमार्क में वयस्कता की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष निर्धारित है। जापान को अगर आप देखें तो जापान में वयस्कता की जो न्यूनतम आयु है वह 25 ईयर्स निर्धारित है। नॉर्वे में अगर आप देखें तो यह वयस्कता की न्यूनतम आयु 23 ईयर्स निर्धारित है। कहने का आशय है कि अलग अलग देशों में वयस्कता की अलग अलग आयु निर्धारित किए गए हैं। इसी क्रम में देखें स्विट्जरलैंड में तो यह आयु 20 ईयर्स निर्धारित है। अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, तुर्की की बात करें, सब जगह पर कॉमनली 18 वर्ष की न्यूनतम आयु वयस्कता की आयु के रूप में परिभाषित किया गया है। और जैसा कि हमने इसके पहले भी कहा कि भारत की बात अगर आप करें तो भारत में भी वर्तमान में वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो आज भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का एक समान अधिकार प्राप्त है। तो वोट देने का यही अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा तथ्य आप लोगों को समझना होगा। देखिए इसकी हेडिंग, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। इस सिद्धांत का पालन भारत ने किया और इस आधार पर सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव करने वाला पहला राज्य मणिपुर है। तो भारत में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला राज्य मणिपुर है। यहाँ पर जनता के दबाव में उस समय के मणिपुर के जो महाराजा थे उन्होंने जून 1948 में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का परिपालन करते हुए चुनाव का आयोजन किया था और इस प्रकार
मणिपुर राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल स्टेट के रूप में मणिपुर यहाँ से अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। तो मणिपुर पहला भारत का राज्य है जहाँ पर पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का प्रयोग किया गया और उसके आधार पर वहाँ पर निर्वाचन का आयोजन किया गया। तो आज आप लोगों ने अध्ययन किया भारत निर्वाचन की व्यवस्था को लेकर और इस संदर्भ में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत क्या है उससे आप सब परिचित हुए हैं। तो आज क्लास को यहाँ पर ही संपन्न की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।